हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का पेपर सोशल साइंस का। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60, ड्यूरेशन रहेगी 2.5 घंटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम में देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा बच्चों, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। कौन सी क्रॉप जो है वो गोल्डन फाइबर कहलाती है। तो सबसे पहले आप खुद से आंसर करके देखिए कि आपको आता है या नहीं, उसके बाद जो है आप आंसर देखिए। तो कौन सी क्रॉप है जो गोल्डन फाइबर कहलाती है। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर कहलाती है। सिराजुद्दौला वाज अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ। किसकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला जो है वो 1756 में नवाब बने थे। एंड आंसर रहेगा अली वर्दी खान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ आवर कंट्री रिलेशंस विद हंगरी विच गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हंगरी के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इंटरनेशनली हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, वो चीज़ डिसाइड कौन करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता, बाकी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सी जो है प्लांटेशन, कौन सी क्रॉप प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। राइस जो है उसको कैश क्रॉप नहीं कहते हैं, बाकी क्या है कैश क्रॉप है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कैश क्रॉप, क्या बोलते हैं कैश क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसमें कौन जो है पार्लियामेंट ऑर्गन रहेगा इंडियन पार्लियामेंट का। तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। ठीक है, जो है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। द ओनली स्टील फैक्ट्री इन इंडिया बिफोर 1947 वॉज। स्टील फैक्ट्री कौन सी थी। टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा। लोकसभा में बताने हैं तो 543, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो है फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या आ जाएगा। ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मोनार्की इसमें अंदर मोनार्की नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूनिटरी फॉर्म नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स राइट आंसर रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द ऑप्शन। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, तो आपका आंसर इसमें डी रहेगा। ऐसे ही ये ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड जो है क्या है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का। ये आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A17 आर्टिकल 17 क्या है। इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये बिल्कुल 100% आप कह सकते हो आने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी आप प्रैक्टिस पेपर देखोगे उनमें ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में, चाहे 2 नंबर में चाहे 1 नंबर में, किसी न किसी तरह से इंक्लूड किया गया है। बिटवीन whom was the treaty of सालाबाई साइंड। ठीक है, किसके बीच में हुई थी सालाबाई ट्रीटी। ब्रिटिश एंड मराठास के बीच में। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर डाइड इन रंगून। रंगून में कौन से मुगल एम्परर थे जिनकी डेथ हुई थी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन थे मुगल एम्परर जिनकी डेथ रंगून जेल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14 है मनीषा राइट टू इक्वलिटी हैज़ बीन वायलेटेड एंड शी हैज़ बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम इवन गोइंग टू कोर्ट फॉर दिस। उसका जो राइट टू इक्वलिटी है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, लेकिन उसको बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम इवन, और वो कोर्ट भी नहीं जाने दिया जा रहा उसको,
विच फंडामेंटल राइट ऑफ मनीषा इज़ बीइंग वायलेटेड, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेट हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो राइट है, ये जो राइट है ये बाकी सभी राइट की क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, क्लियर, और प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए इस राइट को सोल कहा गया है बाकी राइट्स का, ठीक है, सोल कहा गया है क्योंकि ये सभी को प्रोटेक्शन करता है जितने भी राइट्स हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, ठीक है, एंड रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी, बिल्कुल ठीक है, वाई, बिकॉज फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोनों ही ठीक हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव सम सजेशंस फॉर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, तो मार्जिनलाइजेशन के लिए कुछ सजेशंस आपको बताने हैं, तो आंसर क्या रहेगा। अगर हम मार्जिनलाइजेशन करते हैं तो क्या रहेगा, दैट इज़ इट इम्प्लीमेंट लॉज एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये लॉज जो है इम्प्लीमेंट करता है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्ट्रेंथन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, एनकरेज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो कोई भी 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को स्ट्रेंथ करता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो है एनकरेज करता है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इल इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, यानी जो मार्जिनलाइजेशन है उसके इल इफेक्ट यानी बुरे प्रभाव जो है वो क्या हो सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम किस तरह से उससे निपट सकते हैं, इसमें देखेंगे कि उसके दुष्प्रभाव यानी उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो उसके इल इफेक्ट्स क्या होंगे, एक तो जो जिन लोगों के साथ किया जाता है उनका सोशल एक्सक्लूजन, यानी एक तरह से समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलती उनको, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट, उनको पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनको कहीं पूछा ही नहीं जाता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहता है, यानी वो मानसिक तौर पर वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है आपको, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इम्पोर्टेंस क्या है बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्लियर, क्या इंपॉर्टेंस थी बैटल ऑफ प्लासी की, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे उनकी एम्पावर, उनका जो पावर है वो क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्लासी से जो ब्रिटिश हैं उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मोटिवेशन मिली, पावर मिली, ठीक है। एस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेशन इन बंगाल, बंगाल से उनको पैसा आने लगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने इम्पोर्ट जो है वो कम करना शुरू कर दिया और इंडिया से ही उनका काम चल जाता था, जिस भी तरह का वो व्यापार करना चाह रहे थे। अलाउड ब्रिटिश टू इन्फ्लुएंस इंडियन रूलर्स, तो इंडियन रूलर्स जो है उनकी पॉलिसीज़ से उसके बाद इफ़ेक्ट होने लगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन 2 कॉजेज़ ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन के क्या कॉज हो सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होती है, तो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है मेंशन योर थॉट्स ऑन जलियांवाला बाग मैस्केयर, तो जलियांवाला बाग जो मैस्केयर हुआ उस पर आपको अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो आंसर रहेगा हमारा ए ट्रेजिक इंसिडेंट, कैसा जलियांवाला बाग मैस्केयर, दैट इज़ अ ट्रेजिक इंसिडेंट इन 1919 वेयर ब्रिटिश ट्रूप्स किल्ड इनोसेंट इंडियंस, जहाँ ब्रिटिश के जो सैनिक थे उन्होंने इनोसेंट इंडियंस को मारा। एक्सपोज ब्रिटिश क्रूएलिटी एंड फ्यूल्ड फ्रीडम स्ट्रगल, जो ब्रिटिश क्रूएलिटी थी उसको एक तरह से उजागर किया और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको क्या हुआ, वहाँ से हवा मिली, यानी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ से भर गया, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट करनी शुरू किए, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह के क्या फीचर्स थे, तो ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द रोलेट एक्ट 1919, ठीक है। रोलेट एक्ट ये जलियांवाला जो हत्याकांड था, ठीक है, रोलेट एक्ट नहीं आएगा इसमें, जलियांवाला बाग मैस्केयर लिख लेंगे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैस्केयर, उसके बाद ही एक्ट आया था, क्लियर, लेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने किया था, एंड मार्क्ड अ मास सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, तो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सबने बहिष्कार कर दिया था जो भी बाहर की चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मेंशन द फीचर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के क्या क्या फीचर्स हैं? तो राज्यसभा कैसा है? एक राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, नोट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। राज्यसभा का डिजोल्यूशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद सारे जो मेंबर है वो हट जाएंगे और नई सरकार बनेगी लोकसभा की तरह, ऐसा नहीं है। मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डायरेक्ट पब्लिक मेंबर नहीं चुनती है, इनडायरेक्टली जो है मेंबर चुने जाते हैं। रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और हर एक मेंबर जो है राज्यसभा का वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को करता है लोकसभा में, लेकिन ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है मेंशन द फीचर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फीचर्स क्या रहेंगे? तो आंसर रहेगा हमारा फीचर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मेक लॉज एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज़ द पावर टू डिसॉल्व एंड री इलेक्ट। तो 5 साल के बाद जो लोकसभा है, पार्लियामेंट में है, वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, और उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ ओरिएंटल ट्रेडिशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके बारे में आपको बताना है। सो ओरिएंटल ट्रेडिशन ऑन इंडियन एजुकेशन दैट इज़ फोकस्ड ऑन क्लासिकल टेक्स्ट लाइक वेदास। तो जो पुराने वेद थे उनके ऊपर जो एजुकेशन है वो बेस्ड थी। एम्फेसाइज मेमोराइजेशन एंड संस्कृत लर्निंग एंड एजुकेशन लिमिटेड टू स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स। ठीक है, स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स जो है उन्हीं को शिक्षा मिलती थी, यानी सबके लिए शिक्षा नहीं थी। जो निम्न वर्ग के लोग थे, लोअर जो थे, उनके लिए शिक्षा नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब महात्मा गांधी विजन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। महात्मा गांधी के क्या व्यूज़ थे एजुकेशन के रिगार्डिंग? सो इसमें महात्मा गांधी विजन ऑन एजुकेशन बताएं, देखेंगे। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने स्किल पे जोर दिया कि जो है सबको ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो सबको स्किल बेस्ड हो और सबको रोज़गार दे। क्लियर। प्रमोट मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ओपोज्ड कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। गिव सजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं सॉइल की? एफोरेस्टेशन करके, पेड़ लगा के, ट्री प्लांटेशन, कंट्रोल यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ ना करें, क्रॉप रोटेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पशु चराते हैं ऐसा ना हो। कंस्ट्रक्ट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। पानी की वजह से भी जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की वो ख़त्म हो जाती है, तो हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कर सकते हैं, उससे भी हम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे एनालाइज द नीड फॉर फ्री जुडिशरी। फ्री जुडिशरी एक न्यायपालिका, न्याय करने वाली जो एक संस्था है वो पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए विदाउट एनी कंट्रोल। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर कोई कंट्रोल ना हो। हालांकि बिल्कुल फ्री नहीं कह सकते हम, अगर हम देखें तो तीनों ही जो ऑर्गन हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना कंट्रोल ना हो कि वो डिसीजन ही ना ले पाए। ठीक है, तो एंश्योर जस्टिस एंड फेयर ट्रायल्स, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड मेंटेन चेक एंड बैलेंस इन डेमोक्रेसी। तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में बैलेंस के लिए फ्री होनी चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जस्टिस, फेयर जस्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PIL क्या है ये बताना है। तो देखिए आंसर दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एम्पावर सिटीजन्स टू सीक जस्टिस, हेल्प इन एड्रेसिंग पब्लिक इश्यूज एंड एंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी उसको इंश्योर करती है PIL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है सेक्शन E दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखिए रीड द गिवन पैसेज, आपको पैसेज रीड करना है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सो जाट लाइक अदर स्टेट्स, सबसे पहले क्या कीजिए करिए, ये क्वेश्चन देख लिए। जब आप क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएंगे। अंडर हुज रेन जाट्स अक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। तो जो है जाटों ने दिल्ली के जो कंट्रोल किया था टेरिटरीज़ को, तो किसके शासनकाल में किया था? हुज रेन जाट्स। So the Jats, like other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th century। तो जाटों ने जो है 17th 18th सेंचुरी में अपना जो पावर है उसको कंसोलिडेट किया था अंडर देयर लीडर। लीडर का नाम क्या है? चौरामन। ठीक है, चौरामन जो है
नाम है, तो चुरामन ये देखिए उन्होंने अंडर हुज रेन, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, चुरामन। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द दिल्ली एंड बाय द 1680 दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इम्पेरियल सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड आगरा। तो उन्होंने बाद में उनका जो आप कह सकते हो प्रभुत्व है वो दिल्ली और आगरा के भी शहरों के में हो गया था। और फॉर ए वाइल कुछ अरसे के लिए दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, कुछ समय के लिए आगरा को उन्होंने संभाला था। जाट वर प्रोस्पेरियस एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बहालगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़ बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरिया डोमिनेटेड बाय देम। पानीपत और बल्लभगढ़ जो है वहाँ पे उनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी वन ट्रेडिंग सेंटर, तो क्या था, पानीपत या बल्लभगढ़ लिख सकते हो। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड स्ट्रॉन्ग स्टेज, ठीक है। व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739, नादिर शाह ने जब अटैक किया था 1739 में, मैनी ऑफ द सिटी नोटेबल टुक रिफ्यूज देयर, ठीक है, तो उन्होंने बहुत से उन्होंने लूटा। एंड his son Jawahar Shah has 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troop to fight the Mughals। तो उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने 15,000 सैनिक सिख लिए, और इसके इन सब के बलबूते पर वह किससे लड़ा था, मुगलों से। 30,000 सैनिक भी थे उसके। तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा। When did नादिर शाह अटैक दिल्ली एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कब लड़ा था वो नादिर शाह से, तो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो उन्होंने एक तरह से दिल्ली को पूरी को क्या कर लिया था, लूट लिया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आंसर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो जाट अक्वायर्ड कंट्रोल अंडर चुरामन, पानीपत वाज द ट्रेडिंग सेंटर एंड बल्लभगढ़ लिख सकते हो। नादिर शाह अटैक दिल्ली इन 1739 लीडिंग टू मास डिस्ट्रक्शन एंड लूटिंग, ये हुआ था इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें दिया गया है दैट इज़ एनवायरनमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। बेटा मैं थोड़ा सा समरी आपको बता देती हूँ कि जो एनवायरनमेंट है हमारा पर्यावरण, वो हमारे जीवन का एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। हमने अपने अकॉर्डिंग जो चेंज किया है प्रकृति में, वो हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। बाकी जो हमें प्रकृति ने दिया है, पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरल है। वाइल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल में दो चीज़ें हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, आप साइंस में भी पढ़ते हो, और एबायोटिक में आपके टेम्परेचर, रेन, ये सब आता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज़ क्रिएशन इंटरेक्शन अमन ह्यूमन बींग, इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीद। तो हमें पर्यावरण से क्या क्या मिलता है, हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पीने के लिए जल मिलता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे कार का धुआं निकलता है तो वाटर जो है वो पॉट में कलेक्ट किया जाता है, फूड जो है वो वेसल्स में किया जाता है, लैंड के लिए, लैंड का यूज़ फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए किया जाता है। तो ह्यूमन बींग ने अपने कंफर्ट के लिए कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज़ बनाई, कंटेनर मैन्युफैक्चर किए। तो ये सब क्या है, ये सब हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो हमने अपने लिए किया है, अपने कंफर्ट के लिए किया है, दैट इज़ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो वन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यहाँ से हो जाएगा। मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमें नेचर से मिला है। हाउ डज चेंज ह्यूमन चेंज इन नेचुरल एनवायरनमेंट, तो कैसे ह्यूमन बींग चेंज करता है, यहाँ से आंसर कर लेंगे। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कार, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज हो जाएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब नेचुरल में है। ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट बाय पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, कैसे करता है, बाय पोल्यूशन होता है ह्यूमन बींग के कारण, कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काट रहा है, तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट में चेंज करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको भी आपको रीड करना है। इसमें क्या दिया गया है थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग द डिबेट इन द असेंबली, असेंबली में जब डिबेट होती है तो एमएलए, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक फंक्शन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो एक फंक्शन क्या हो जाएगा, डिबेट होता है, डिबेट करते हैं किसी भी मुद्दे पे, ठीक है, डिसीजंस लेते हैं, एक ही हो गया। उसके बाद देखिए हु इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होते हैं, जो पब्लिक उनको चुनकर भेजती है, वो एमएलए कहलाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी नो अबाउट द डिसीजंस टेकन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिसीजन जो लेते हैं, जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है, उसके अंदर डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, हमें कैसे पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, तब पता चलता है कि वहाँ पे क्या हुआ, टीवी देखते हैं, लाइव देखते हैं, इस तरह से पता चलता है। सो ड्यूरिंग द डिबेट इन द असेंबली एमएलए कैन एक्सप्रेस, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। द मिनिस्टर रिप्लाई टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन,
चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर जो है डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट रन करते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम एंड सी देम इन द न्यूज़ चैनल पे देखते हैं। क्लियर। इन डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इंपॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एट्सेट्रा। तो आंसर देख लेते हैं, यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। MLA क्या है? ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ स्टेट लेजिस्लेटर। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम इलेक्शंस के द्वारा भेजते हैं। वन फंक्शन क्या है? डिस्कशन एंड पास लॉज। डिस्कशंस आर नोन थ्रू न्यूज़ रिपोर्ट एंड डिबेट इन द असेंबली। जो भी डिसीजन होते हैं हमें न्यूज़ रिपोर्ट से या जो है TV के थ्रू पता चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द गिवन पैसेज। तो आपको पैसेज रीड करना है। ये भी हमारा क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन इसके ऊपर बेस्ड है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एवरग्रीन डिमांड। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा? वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं, लैंड चाहिए रहने के लिए, एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी पड़ती है तो रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं। ठीक, तो इस बारे में ये दिया गया। तो फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, तो ये कुछ दिए गए हैं, ये पढ़ लेंगे। मेंशन एनी वन मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड की जो कंजर्वेशन है लैंड की वो कैसे की जा सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? वन मेथड क्या रहेगा हमारा? दैट इज़ वन मेथड इज़ एफॉरेस्टेशन। यानी अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड को ख़त्म होने से रोक सकते हैं। वाई इज़ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अस? नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, शेल्टर, इसलिए। ठीक है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन से क्या होगा? ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, लैंड इंडस्ट्रीज, फ्यूल, लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। तो ये जो है इफेक्ट होंगे अगर लगातार क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ में डिमांड बढ़ेगी, फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, बिल्डिंग्स ज़्यादा चाहिएंगी, तो ये सारे के सारे कॉज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन F, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ मैप लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विद प्रॉपर सिंबल एंड राइट देयर नेम। तो आपको लोकेट करना है मैप पे बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ और झांसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोकेशंस हैं जो आपको मैप पर दिखानी हैं। तो आइए करते हैं इनको। आपको उसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, अभी मैप करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंडिया का जो मैप है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ से जो है मैप हम करेंगे और आपका आप कह सकते हैं 5 नंबर का मैप आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इन सारों को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप कर लेंगे। जो सबसे पहले आपको दिया गया है बनारस, तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो बनारस जो है ये दिया गया है बनारस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये बनारस है, थोड़ा बनारस हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क कर रही हूँ, ये क्या है यहाँ पे? ये बनारस हो जाएगा, वाराणसी या बनारस। उसके बाद अगला आपको दिया गया है बरेली, तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये लोकेशन बरेली की हो जाएगी। उसके बाद कानपुर, तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लखनऊ है। ठीक है, ये कानपुर है। तो ये मैंने बताया था आपको कि एक ट्राइंगल सी बनती है, तो ये थोड़ा याद करने के लिए कर सकते हैं बस। यहाँ एक ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल बनती है जिसमें सबसे ऊपर लखनऊ, इधर कानपुर और इधर फैज़ाबाद। तो यहाँ पे ये क्या है? ये कानपुर हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली, ये वाला ये क्या है? दिल्ली है। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ पे है? इधर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है ये झांसी, इधर झांसी है ना, तो ये जो MP की बाउंड्री है तो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? अलीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको झांसी दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो चौंसी बनी हुई है ना ऐसे, ये वाली ऐसे, ये झांसी, इसके अंदर क्या आ जाएगा? झांसी आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी कीजिएगा। इलाहाबाद भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये पूरे मैप में देखें तो अलीगढ़, दिल्ली में ये सब हो गया। मेरठ भी बहुत ज़रूरी है, मेरठ को भी ज़रूर कीजिए और अलीगढ़ को भी कीजिए। ठीक है, और बाकी इलाहाबाद भी ज़रूरी है इसमें। ठीक, लखनऊ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आप अच्छे से कीजिए। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।